हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट प्लांट पैथोलॉजी का। जो सेमेस्टर में सब्जेक्ट रहता है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने। उसको जो है ये आई वाला जो ऊपर बटन है यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। लेक्चर फर्स्ट ऑलरेडी आ चुका है और ये लेक्चर सेकेंड है। लेक्चर सेकेंड में आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ग्रुप, फंजाई बैक्टीरिया, फस्टेडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, वायरस, वायरस, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड पेंड्रोगेमिक पैरासाइट विद एग्जांपल ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय देम। यहाँ पे ये लेक्चर रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर का प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है, उसके सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। जो भी सब्जेक्ट रहेगा, चाहे वो क्रॉप पेस्ट हो एंटोमोलॉजी का, या फिर जो है क्रॉप क्रॉप में लगने वाले कोई इंसेक्ट हैं वो स्टोरेज ग्रेन पेस्ट का जो सब्जेक्ट है उसका, प्लांट पैथोलॉजी का क्रॉप डिजीजेज है। सभी लेक्चर यहाँ पे आपको समुचित तरीके से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो भी बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय पे वीडियो मिलती रहे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्लांट डिजीज जो होते हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक कॉजेज ऑफ डिजीज। जो प्लांट डिजीज होते हैं वो पैथोजेनिक है या नॉन पैथोजेनिक है, इस बेस पे हमको उनको जो है क्लासीफाई करते हैं। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एज फॉलोज। किस में एक तो पैरासाइट है। फंगस जो होता है एक पैरासाइट है। यानी पैरासाइट का मतलब होता है कि कोई भी एक जीव जो है दूसरे पे निर्भर रह के अपना भोजन ग्रहण करता है या भोजन प्राप्त करता है, उसको पैरासाइट बोलते हैं। परजीवी जिसे बोला जाता है। पैरासाइट में दे इंक्लूड बोथ बायोटिक एंड मीजोबायोटिक एजेंट। पैरासाइट में जो बायोटिक यानी कि जो जीवित पैरासाइट होते हैं, या मीजोबायोटिक या मध्यम वर्गीय जो अजीवित या जीवित दोनों की बीच की कड़ी है, उनको पैरासाइट बोलते हैं। जैसे कोई वायरस है वो मीजोबायोटिक एजेंट है। वायरस जो है अगर अपने होस्ट पे है तो वो एज ए रिएक्ट करेगा लाइव, और अगर होस्ट पे नहीं है तो वो एज ए रिएक्ट करेगा डेड। तो इस तरीके से जो पैरासाइट होते हैं उसमें बायोटिक और मीजोबायोटिक दोनों प्रकार के एजेंट आते हैं। द डिजीज आर इनसेट बाई पैरासाइट अंडर ए सेट ऑफ सुटेबल एनवायरमेंट। एसोसिएशन ऑफ डेफिनेट पैथोजन इज एसेंशियल विद ईच डिजीज। यहाँ पे बायोटिक एजेंट जो रहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज एनिमेट कॉज, दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक एजेंट इंक्लूड, ये जो बायोटिक एजेंट रहते हैं वो जीवित ऑर्गेनिज्म रहते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है देखते हैं। प्रोकैरियोट्स, सबसे पहले तो प्रोकैरियोट्स होते हैं जो जीवित ऑर्गेनिज्म है और वो हमारे प्लांट पे डिजीज कॉज करते हैं। जैसे ट्रू बैक्टीरिया हो गया या बैक्टीरिया हो गया। फैकल्टेटिव पैरासाइट है जैसे सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरिया है और जो प्रोकैरियोट आता है। बैक्टीरिया जितने भी रहते हैं वो प्रोकैरियोट्स एक सेल हैं। आपने पढ़ा होगा यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो जो फंगाई होती है वो यूकैरियोटिक सेल होती है, जो प्रोकैरियोट होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। आरएलवी रिकेट्सिया लाइक बैक्टीरिया, सिट्रस ग्रीनिंग जो डिजीज कॉज करता है। मॉलिक्यूल्स होते हैं माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, सेसमम फाइलोडी जिसके द्वारा डिजीज होता है, या एक प्लांट लिटिल लीफ जो एक प्लांट क्या है ये, एक प्लांट ब्रिंजल को बोला जाता है। ब्रिंजल को ही एक प्लांट बोला जाता है। उसका जो लिटिल लीफ लघु पत्र रोग है उसको माइकोप्लाज्मा के द्वारा ही कॉज किया जाता है। स्पायरोप्लाज्मा जो है कॉर्न स्टंट है, और सिट्रस स्टबवर्न है। ये स्पायरोप्लाज्मा के द्वारा दो डिजीज यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कॉज होते हैं। और ये जो है सभी क्या है, बायोटिक एजेंट है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर सिनोसिटिक मल्टीसेलुलर विद लिटिल और नो डिफरेंशिएशन ऑफ सेल एंड टिश्यूज। यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल सेल्ड होता है, सिनोसिटिक होता है या एसिनोसिटिक होता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे यूनिसेलुलर तो पहले दिया ही शब्द है। मल्टी सेलुलर भी हो सकता है यूनिसेलुलर के साथ साथ में। जो फंगाई रहती है, फंगाई में विल्ट ऑफ कॉटन जो कॉज करता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा। ठीक है। प्रोटोजुआ है हेट रोट ऑफ कॉटन। एल्गी है रेड रस्ट ऑफ मैंगो। प्लांट्स हैं, प्लांट्स में पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट्स और फेनरोगमी पैरासाइट जैसे ब्रूम रेप ऑफ टोबैको है। ठीक है। ब्रूम रेप है, इसके अलावा जो है आपका ओरोवेंकी है जिसे डोटर बोलते हैं। इसके बाद सॉरी, ओरोवेंकी जो लगता है वो एक प्लांट या फिर टोबैको पे कॉज करता है। कस्कुटा जो बोलते हैं इसको अमरबेस बोलते हैं। ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं, फेनरोगामी प्लांट्स रहते हैं जो
दो भागों में डिवाइड किया जाता है, दो पार्टों में क्लासिफाई किया जाता है, स्टेम पैरासाइट और रूट पैरासाइट। स्टेम पैरासाइट भी दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है, सेमी स्टेम पैरासाइट और सेमी रूट पैरासाइट। इसका मैं वीडियो क्लास में अलग से इसकी जो है पेंड्रोगमिक फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनका अलग से एक वीडियो 2 4 5 मिनट का उसको डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा। एनिमल्स होते हैं मल्टी सेलुलर एक्सटेंसिव डिफरेंस ऑफ सेल एंड टिश्यूज, जैसे निमेटोड हो गया, निमेटोड रूट नॉट निमेटोड कोज करता है, या फिर जो है मोलिया डिजीज कोज करता है, या टुंडू डिजीज कोज करता है। मीजोबायोटिक एजेंट में क्या क्या आते हैं? दे इंक्लूड वायरस एंड वायराइड्स। मीजोबायोटिक यानी कि मध्यम वर्गीय जो बायो एजेंट होते हैं, ठीक है ना, वो जीवित होते हैं ना ही मृत होते हैं, इनको जो है मीजोबायोटिक बोला जाता है। दे आर इन्फेक्टियस एजेंट, दे कैन बी क्रिस्टलाइज एंड आर कंसिडर्ड नॉन लिविंग। इनको जो है क्रिस्टल किया जा सकता है, क्रिस्टल फॉर्म में किया जा सकता है, क्रिस्टल फॉर्म मतलब कि ऐसे रवे टाइप में किया जा सकता है इनको, और ये नॉन लिविंग एजेंट ही होते हैं। बट देयर मल्टीप्लीकेशन इन लिविंग प्लांट्स इंश्योर दैट दे आर लिविंग। इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो सिर्फ जो है लिविंग प्लांट्स में ही होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मल्टीप्लाई करते हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है तो फिर ये डेड की तरह बिहेव करेंगे। वायरसेस है, येलो मोजेक का ब्लैक ग्राम, बहुत से वायरसेस जो है उनके एग्जांपल है, येलो वेन मोजेक है, और भी लीफ कर्ल वगैरह डिजीज जो है वो वायरस से होते हैं। वायराइड्स है, स्पिंडल ट्यूबर ऑफ पोटैटो, ये वायराइड्स का डिजीज है। आगे जो नॉन पैरासाइट और एबायोटिक एजेंट है, एबायोटिक एजेंट कौन कौन से होते हैं? एबायोटिक एजेंट में जो है मतलब कि बहुत से रोग होते हैं वो कहीं किसी डिफिशियंसी की वजह से उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे जिनका खैरा रोग है, या फिर हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर की वजह से डिजीज कोज होते हैं, वो एबायोटिक एजेंट के द्वारा डिजीज कोज फैलाते हैं, या नॉन पैरासिटिक होते हैं वो। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए नॉन इन्फेक्टियस और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। इनको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोला जाता है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा ही कम्पिटेटिव क्वेश्चन, कम्पिटेटिव एग्जाम रहते हैं उनमें पूछा जाता है। वेन नो पैथोजन इज फाउंड कल्चर्ड फ्रॉम ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए डिजीज प्लांट, देन द डिजीज इज सेड टू बी कॉज्ड बाय ए नॉन लिविंग और इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये जो है नॉन लिविंग इनको कहा जाता है, या फिर नॉन लिविंग के द्वारा जो है ये कह सकते हैं। अगर जैसे कि अगर जिंक का खैरा रोग है जो धान में लगता है, ठीक है, खैरा रोग जो है जिंक की कमी से हो जाता है, तो वो तो नॉन लिविंग एजेंट ही है ना, लिविंग एजेंट थोड़ी ना है। These disease occurs because of disturbance in plant system, by the improper environment condition in the air or soil, or by mechanical influence, they are listed below। जैसे टू लो और टू हाई टेम्परेचर, कम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर के द्वारा होने वाला जो डिसऑर्डर है। लैक और एक्सेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर, सॉइल में मॉइस्चर की कमी है या फिर ज़्यादा है। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ लाइट, लाइट की कमी है, प्रकाश की कमी है, प्रकाश का ज़्यादापन है, तो फिर जो है ये डिसऑर्डर बन जाते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन है, एयर पोल्यूशन है, मिनरल डिफिशियंसी और टॉक्सिसिटीज है, सॉइल एसिडिटी और एल्कलिनिटी है, टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड है, इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। इतनी चीज़ें जो है ये एबायोटिक एजेंट के अंतर्गत आती हैं। आगे जब इसका आगे पढ़ेंगे तो इसको एबायोटिक एजेंट को और भी ज़्यादा डिस्क्राइब कर देंगे। फंगाई क्या है? फंगाई आर यूकैरियोटिक ए क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म दैट में रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली एंड होज फिलामेंटस ब्रांच सोमैटिक स्ट्रक्चर आर टाइपिकली सराउंडेड बाय सेल वॉल कंटेनिंग काइटिन और सेलुलोज। जो फंजाई होती है वो यूकैरियोटिक एक सेल है जो जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यानी कि एक क्लोरोफिलस होती है। ये रिप्रोड्यूस यानी कि इसका जनन जो होता है वो एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से जनन होता है, और इसकी जो ब्रांच होती है सोमैटिक भी रहती है और एसोमेटिक भी रहती है। स्ट्रक्चर आर टाइपली सराउंडेड बाय सेल, और इसका जो है सेल जो होती है वो एक सेल वाल के द्वारा घिरी रहती है, और सेल वाल उसका जो किसका बना होता है? काइटिन या सेलुलोज का बना होता है। बैक्टीरिया क्या? बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स विच लैक क्लोरोफिल। इसमें भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल है यूनिसेलुलर। दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म आर विद ए प्रिमिटिव न्यूक्लियस लेकिंग अ क्लियरली डिफाइंड मेम्ब्रेन। ये इसमें जो मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कैप्सूल बोला जाता है, ठीक है, आउटर लेयर इसकी रहती है जिसको कैप्सूल बोला जाता है। तब बैक्टीरिया आर स्मॉलर देन फंजाई, ये फंजाई से छोटे होते हैं, 0.2 टू 1.0 इंटू 2.0 टू 5.0 माइक्रोयूम इन साइज। मोर देन 1600 बैक्टीरियल स्पीसीज और नॉन, ठीक है। फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ प्लांट डिजीज बाय बैक्टीरिया वाज मेड बाय टीजे ब्यूरिल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस। ही शोड दैट द फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। ये जो इरिबिनिया एमाइलोबोरा द्वारा फायर ब्लाइट होता है एप्पल का, ये पार्ट 1 भी मैंने जो हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बताया था वहाँ पे मैंने ये जिक्र किया था कि टीजे ब्यूरिल ने सबसे पहले जो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर का जो बैक्टीरिया के द्वारा इरिबिनिया
इरिबिनिया एलोवेरा के द्वारा होता है, वो होता है, जिक्र किया था। फेस्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया, जिसे रिकेट्सिया लाइक बैक्टीरिया या आरएलवी बोला जाता है, ये फेस्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया और अदरवाइज कॉल्ड रिकेट्सिया लाइक बैक्टीरिया, रिकेट्सिया लाइक बैक्टीरिया ऑरिजिन आरएलओ आर फेस्टिडियस प्रोकैरियोट्स और रिकेट्स लाइक बैक्टीरिया वाइल्ड बैक्टीरिया। They are smaller bacteria with a cellular ultrastructure of typical gram-negative bacteria। देखो बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, जो क्रिश्चियन ग्राम ने जो मेथड दिया था ग्राम बैक्टीरिया को पहचानने के लिए कि ये कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम निगेटिव है, ये कि इस बैक्टीरिया को पहचानने क्रिश्चियन ग्राम मेथड एक दिया था क्रिश्चियन ग्राम ने। ग्राम उससे पता लगाते हैं कि ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। They are accepting in their nutritional requirement, refusing to grow on routine bacteriological media। इसका एक स्पेसिफिक बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया बनाया जाता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, जिसमें जो है पेप्टीन पेप सॉरी पेप्टिन वगैरह जो है यूज करते हैं बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। पेप्टिन they are very exacting in their nutritional requirement, refusing to grow on routine bacteriological media. They have a cell wall unlike amylose and spiroplasma. Amylose is restricted to phloem tissues, whereas RLB is restricted mostly to xylem or phloem। जो एमेलोज होता है वो फाइलम टिश्यूज को रिस्ट्रिक्टेड करता है, ब्लॉक करता है, और वहीं आरएलबी जो होता है वो जाइलम अथवा फ्लोएम को किसी को भी ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे रिप्रोड्यूस बाय बाइंड्री फिजन, मोस्टली इंसेक्ट वेक्टर ट्रांसमिट देम। ये इसका जो फ्यूजन होता है या जो इसका रिप्रोड्यूशन होता है वो बाइंड्री फिजन के द्वारा होता है। जैसे यहाँ पे एक ये आरएलवी है, आरएलवी में बाइंड्री फिजन कैसे होता है कि ये जो है यहाँ से डिवाइड होने लगेगा इस तरीके से, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड वॉल बन जाएगी और यहाँ से ये अलग हो जाएगा और यहाँ पे ये दो हो जाएंगे, इसको ही बाइंड्री फिजन जो है कहा जाता है। ठीक है, मैकेनिकल इनोकुलेशन एट पियर्स डिजीज ऑफ ग्रेप वाइन, आलमंड लीफ स्क्रॉच एंड अल्फा अल्फा डवार्फ, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आल्सो रिप्रोड्यूस डिजीज सिम्टम्स। पेनिसिलिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट आरएलवी। ये इंपॉर्टेंट है कि पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिन जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, पेनिसिलिन वो जो होता है आरएलवी के अगेंस्ट जो है इफेक्टिव होता है। स्टेप्टोमाइसिन किसी किसी बैक्टीरिया के प्रति ये जो है इफेक्टिव होता है, लेकिन आरएलवी के प्रति पेनिसिलिन ज़्यादा ही इफेक्टिव है। आरएलवी को तीन ग्रुप में बांटा गया है, जाइलम फ्लोएम आरएलवी, सॉरी जाइलम लिमिटेड आरएलवी, फ्लोएम लिमिटेड आरएलवी एंड नॉन टिश्यू रिस्ट्रिक्टेड आरएलवी। यहाँ पे फ्लोएम लिमिटेड आरएलवी का जिक्र किया गया है। फ्लोएम लिमिटेड बैक्टीरिया बैक्टीरिया वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय डी लेफ्रेच एंड जेएम बोब in 1970। 12 phloem restricted RLV have been identified example of phloem limited RLV including citrus greening, clover, cloveleaf, white clover disease, clover leaf curl, potato leaflet stunt, little leaf of Sida cardifolia and stunting of डोडर। ये एक डोडर है, ये फेनोगेमी प्लांट पैरासाइट है, इसके स्टंटिंग जो उसका हो जाता है, ठीक है, वो फ्लोएम आरएलवी के द्वारा हो जाता है। यहाँ पे कुछ आरएलवी के सिम्टम्स यहाँ पे शो किए हैं। स्टंटिंग हो जाता है, येलोइंग ऑफ यंग लीव्स, जो नई पत्तियां होती हैं उनमें येलोइंग हो जाती है। ठीक है, फ्लोरल पार्ट्स का बिखरना हो जाता है, प्री मैच्योर डेथ हो जाती है पूरे प्लांट की। आरएलवी का यहाँ पे साइज दिया हुआ है। RLB have not been cultured in vitro and cause postulate proved। RLB को जो है इन विट्रो में कल्चर नहीं किया जा सकता है और कोज पास्टुलेट के द्वारा प्रूव नहीं किया जाता है। कोज पास्टुलेट सामान्यतः जो है हम फंगाई में उसको प्रूव करने के लिए करते हैं कि ये फंगस का डिजीज है और जो है ये सेम डिजीज ही आ रहा है अगर हम इसको कल्चर करते हैं। ट्रांसमिशन जो होता है, ये ट्रांसमिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन वाई लीफ ऑफर टोडर एंड ग्राफ्टिंग।
ये ग्राफ्टिंग के द्वारा भी जो है ये ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आपने एक प्लांट को जो है ग्राफ्ट किया है, या हॉर्टिकल्चर में आप जो भी एक प्लांट है उसमें ग्राफ्टिंग मेथड अपना रहे हैं, और वो प्लांट जो है आरएलबी से अफेक्टेड है, तो जो आप दूसरे प्लांट में ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, एक चाकू से लेकर के दूसरी चाकू, वही चाकू से जो है दूसरे में ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, जो प्रोसेस है, तो इससे आरएलबी के जो ट्रांसमिट होने के चांस होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। सिट्रस ग्रीनिंग इज ट्रांसमिटेड बाय सिट्रस साइला एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। Clover club leaf multiplies in its vector. Ega- Egaliopis novella। जो क्लोवर लीफ क्लब लीफ जो डिजीज है वो मल्टीप्लाई होता है वेक्टर के अंदर। जैसे क्लब लीफ जो है उसने लीफ का सेप सक किया, और जिस वेक्टर ने एगालियत एगेलियोपिस नोवेला ने सक किया, तो जो भी उसके अंदर आरएलबी का मटेरियल गया वो उसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद जब वो इंसेक्ट दूसरे लीफ पे या फिर नॉन अफेक्टेड लीफ पे या प्लांट पे बैठेगा तो उसको सक करेगा, तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा। जाइलम लिमिटेड आरएलबी। Pierce disease of grapevine, all-bound leaf scrotch, Pone disease of peas, Billtop periwinkle, Sumatra disease of cloves, elm leaf scrotch, alfalfa dwarf, plum leaf scald, जो जाइलम लिमिटेड आरएलबी के द्वारा होते हैं। द आरएलबी कॉजिंग फोनी डिजीज ऑफ पीस इज नेम्ड एज जाइलेला फेस्टिडियोसा। सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं? मार्जिनल नेक्रोसिस ऑफ लीव्स हो जाता है, स्टंटिंग ऑफ प्लांट्स हो जाते हैं, डिक्लाइन इन विगर एंड रिडक्शन इन यील्ड, यानी कि जो ओज होती है प्लांट की वो कम हो जाती है, और यील्ड का जो है रिडक्शन होता है, रिडक्शन हो जाता है यील्ड का। आरएलबी को जो ये जनरली जाइलम लिमिटेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, बिलोंगेटेड सेल, ये साइज दिया हुआ है, इतने से साइज में होते हैं। ठीक है, डेविस एट ने 1981 में इनको खोजा था। ये इनकी सेल्स जो होती हैं वो वेल डिफाइंड सेल वाल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन पे दोनों पाई जाती है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक सेल वाल होता है। सेल वाल जो होता है आउटर लेयर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लाज्मा को, जो सेल के अंदर प्लाज्मा होता है उसको रोके रखने का कार्य करता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि वेल डिफाइंड इन अच्छी तरीके से मैच्योर इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वाल दोनों पाई जाती हैं। बोथ आर ट्रिपल लेयर इन स्ट्रक्चर। जो दोनों होती है वो ट्रिपल लेयर्ड में होती है, यानी कि आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडिल लेयर। जो सेल वाल की लेयर होगी वो 3 लेयर में डिवाइड होगी, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। ठीक है। The walls are rigid or ripe due to periodic infloading of the outer membrane of the cell wall. These width of rigid about 45 to 75 nm, नैनोमीटर में जो है इसका जो है वो विड्थ चौड़ाई होती है। Leaf disease of grapevine and almond leaf sprouts are non-motile, gram-negative, oxidase-negative and catalyst-positive। इस प्रकार का बैक्टीरिया इसमें रहता है। लीफ नॉन मोटाइल का मतलब होता है कि अगतिशील। जो बैक्टीरिया जो रहता है, जैसे ये बैक्टीरिया है, आरएलवी है, अगर ये नॉन मोटाइल है तो इसमें एक भी फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा, और ये ग्राम निगेटिव है। अगर ये मोटाइल होगा तो इसमें ऐसे एक फ्लैजेला, या फिर जो है दो फ्लैजेला, या एक तरफ फ्लैजेला, या दोनों तरफ फ्लैजेला, या फिर जो है एक तरफ फ्लैजेला का गुच्छा, इस तरीके से ये फ्लैजेला पाए जाते हैं। दे आर ससेप्टेबल टू टेट्रासाइक्लिन बट नॉट पेनिसिलिन। ये ससेप्टेबल रहते हैं टेट्रासाइक्लिन बट नॉट पेनिसिलिन। पेनिसिलिन से ये नहीं मरते हैं, ये टेट्रासाइक्लिन से जो है जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। ट्रांसमिशन जो आरएलवी का रहता है वो लीफ हॉपर के द्वारा, सेप ट्रांसमिशन एंड ट्रांसमिशन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैव बीन रिपोर्टेड। ये इंसेक्ट के द्वारा कोई भी जो आरएलवी अफेक्टेड प्लांट है उसको सेव किया गया और दूसरी ट्रांसमिट किया गया, इस तरह से ये स्पेशली जो होता है शार्प शूटर जो लीफ हॉपर होता है उसके द्वारा ये ट्रांसमिट किया जाता है। स्पिटल बग और फ्रॉग हॉपर के द्वारा भी ये ट्रांसमिट किया जाता है। यहाँ पे एक ये येलो ऑफ ग्रेप वाइन इज ट्रांसमिटेड बाय निमेटोड, जिफिनीमा इंडेक्स, ये निमेटोड का नाम है। जिफिनीमा इंडेक्स ये निमेटोड है, इसके द्वारा जो येलो ऑफ ग्रेप वाइन जो डिजीज है वो ट्रांसमिट किया जाता है। इसके अलावा कुछ और ज्यादा आरएलवी के द्वारा डिजीज जो है अभी तक नॉन कंडीशन में नहीं है, ज्ञात कंडीशन में नहीं है। फाइटोप्लाज्मा क्या होता है? फाइटोप्लाज्मा लाइक सेल वॉल एंड आर बाउंडेड बाय ए यूनिट मेम्ब्रेन।
जो फाइटोप्लाज्मा होता है उसके ऊपर जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, वो फाइटोप्लाज्मा होता है उसके ऊपर जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, वो अभाव होता है सेल वॉल का। एंड बाउंडेड बाई एन यूनिट मेम्ब्रेन, लेकिन एक ये मेम्ब्रेन के द्वारा जो होता है वो कवर रहता है। दे आर प्लियोमॉर्फिक, दे लैक सेल वॉल। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि आज इसकी इनका ये साइज है, ठीक है, कल इनका ये साइज हो गया, ठीक है, परसों इनका ये साइज हो गया, या 2 मिनट बाद इनका और दूसरा ऐसे साइज हो गया, यानी कि अपना ये साइज जो है चेंज करते रहते हैं, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। दे हैव फ्रिज्ड एग अपीयरेंस ऑफ कॉलोनी, ये एग जो इनके रहते हैं वो कॉलोनी में, दे आर फिल्टरेबल थ्रू 45 mm मेम्ब्रेन, ये फिल्टर किए जा सकते हैं, जो 450 mm की मेम्ब्रेन रहती है, जो झिल्ली रहती है, उसके द्वारा ये फिल्टर किए जा सकते हैं। ये डीएनए और आरएनए दोनों रखते हैं। दे हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए, इनके पास डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। दे कैन नॉट बी ग्रोन एन आर्टिफिशियल मीडिया, ये नेचुरल कंडीशन में ही ग्रो किए जा सकते हैं, यानी फील्ड कंडीशन में ही ग्रो किए जा सकते हैं, और ये आर्टिफिशियल जो मीडिया बनाया जाता है लेबोरेटरी कंडीशन में, उन पे ग्रो नहीं किए जा सकते हैं। दे प्रोड्यूस सिम्टम लाइक लिटिल लिफ, फाइलोडी, स्पाइक, येलोज, स्टंटिंग, विच ग्रूम्स एटसेट्रा। जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल रहता है या फाइलोडी ऐसे किस्म का, वो फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, और कुछ ऐसे ये जो है सिम्टम्स शो करते हैं। दे आर मोस्टली ट्रांसमिटेड बाय लीफ हॉपर, ये ज्यादातर लीफ हॉपर के द्वारा ही ट्रांसमिट किए जाते हैं। दे आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन एंड सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन, ये पेनिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के प्रति अप्रतिरोधी होते हैं। जैसे फाइलोडिया सेसमम है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, इस पे आप जो है टेट्रासाइक्लिन का उपयोग कर सकते हैं, पेनिसिलिन का उपयोग इस पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव नहीं होते हैं। स्पायरोप्लाज्मा क्या होता है? स्पायरोप्लाज्मा इज हेलिकल वॉल लेस प्रोकैरियोट रिक्वायरिंग कोलेस्ट्रॉल फॉर ग्रोथ एंड कॉज डिजीज इन प्लांट। स्पायरोप्लाज्मा जो होता है हेलिकल साइज में होता है, ठीक है, वॉल लेस होता है, इसमें वॉल नहीं पाई जाती है, इसमें इसको सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है वृद्धि के लिए, और इसको अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा तो ये जो है इसकी डेथ जल्दी से हो जाएगी। जो ये प्राप्त करता है, कोलेस्ट्रॉल प्राप्त करता है इंसेक्ट एंड, जो ये डिजीज कॉज करता है वो प्लांट पे, इंसेक्ट पे और रेड पे कॉज ज्यादा करता है स्पायरोप्लाज्मा। दे आर इंसेंटिव टू पेनिसिलिन एंड सेंसिटिव टू एराथ्रोसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। जैसे ये पेनिसिलिन के प्रति ये प्रतिरोधी होता है, और इरेथ्रोसिन, आपने जो एल्थ्रोसिन की एक टेबलेट आती है जो बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है, एल्थ्रोसिन नाम से आती है, ठीक है, उसके प्रति ये सेंसिटिव रहता है, और टेट्रासाइक्लिन भी टेट्रासाइक्लिन के प्रति ये सेंसिटिव है। इस पे हम पेनिसिलिन का यूज नहीं कर सकते हैं। डिजीज का नाम दिया हुआ है कॉर्न स्टंट एसिट्रस स्टबर्न। वायरस क्या होते हैं? वायरस एक मीजोबायोटिक कड़ी है, ठीक है। वायरस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, वो माइक्रोस्कोपिक थे, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। न्यूक्लियो प्रोटीन इन एंटिटीज which are infectious agent and obligate parasitic pathogen which are less than 20 mu in size. They are devoid of enzymes and depend on the host protein synthesis machinery, ribosomes. They have only one type of nucleic acid with RNA और DNA। मैंने कल के जो मैंने प्रीवियस चैप्टर था या लेक्चर था उसमें बताया था कि वायरस जो होते हैं वो एक प्रकार का डीएनए अथवा आरएनए दोनों में से कोई एक ही रखता है, ठीक है, बहुत ही कम केस में रहता है जो डीएनए आरएनए दोनों मिल जाए, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ एक ही इसके पास न्यूक्लिक एसिड होगा, आरएनए होगा या डीएनए होगा। मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस इज हैविंग आरएनए, जो मोस्टली प्लांट वायरसेस होते हैं वो आरएनए ही रखते हैं, डीएनए जैसे कि कॉलीफ्लावर में एक डिजीज लगता है, वो उसमें डीएनए रहता है। टीएमबी फ्यू वायरसेस कंटेन डीएनए, जैसे कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, ठीक है, बनाना बंची टॉप वायरस, मेज स्टिक एंड वायरस एंड सुगर बीट कर्ली टॉप वायरस। ये जो वायरस हैं वो डीएनए रखते हैं, और जो मैक्सिमम वायरस होते हैं वो आरएनए ही रखते हैं। वायराइड्स क्या होते हैं? वायराइड्स आर स्मॉल लो मॉलिकुलर पेट राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट कैन इन्फेक्ट प्लांट सेल, रिप्लिकेट हिमस्लिप्स एंड कॉज डिजीज। दे आर आल्सो कॉल्ड एज मिनी वायरस, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, क्राइसेंथेमम स्टेम, कोकोनट कटैंग कटैंग डिजीज। ये डिजीज जो है हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही कम्पिटेटिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोकोनट कटैंग कटैंग डिजीज किससे कॉज होता है? वायरस, वायराइड्स, स्पायरोप्लाज्मा या प्रियोन्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन रहेगा, तो ये वायराइड्स से कॉज होता है, इसका आप जो है हमेशा ही ध्यान रखिएगा। एल्गी, एल्गी क्या है? एल्गी आर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट एंड मोस्टली अकर इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट। जो एक्वाटिक इन्वायरमेंट यानी जलीय जो पर्यावरण रहता है उसमें ज़्यादातर एल्गी जो है
पाई जाती है। ये यूकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी, यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार की हो सकती है। मैनी एल्गी थ्रिव्स एज टेरेस्ट्रियल और सब टेरिटेरियन एल्गी। कुछ होती हैं जो टेरेस्ट्रियल भी फंजाई एल्गी रहती हैं, जैसे कि मैंगो पे कॉज करता है, रेड रेड रस्ट के नाम से जो एल्गी कॉज करती है। द साइज ऑफ एल्गी रेंज फ्रॉम 1.0 mm टू मैनी सेंटीमीटर इन लेंथ। दे कंटेन क्लोरोफिल। ये कभी कभी रेड भी होती हैं, कभी कभी ग्रीन भी होती हैं। एंड आर फोटोसिंथेटिक, और ये फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस की प्रक्रिया क्रिया जो है प्रोसेस में पाया जाता है। दे रिप्रोड्यूस बाई ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल प्रोसेस। ये दोनों प्रकार का रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी और एलेगोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एल्गी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ की बात करते हैं। प्रोटोजुआ बिलोंगिंग टू द क्लास मैस्टिगोफोरा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडिया एंड फैमिली ट्राइपनो ट्राइपैनो ट्राइपैनोसोमेटिडी have been known to parasitize plants. प्रोटोजुआ अटैकिंग प्लांट्स मूव बाय फ्लैजिला। जो प्रोटोजुआ होता है उसमें फ्लैजिला पाया ही जाता है। प्रोटोजुआ फ्लैजलेट्स बिलोंगिंग टू द क्लास मैस्टिगोफोरा, ऑर्डर कैनेस्टोप्लास्टिडिया एंड फैमिली ट्राइपैनोसोमेटिडी have been known to parasitize plants. The Mastigophora or flagellates are characterized by one or more long, slender flagella at some or all stages of their life cycle. इनकी लाइफ साइकिल जो प्रोटोजोआ को होती है उसमें किसी एक पे या फिर अन्य ज्यादा पे फ्लैजेला पाए जाते हैं अलग स्टेजेस पे। फ्लैजेला आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड फूड कैप्चर। जो फ्लैजेला इनका ये जो प्रोटोजोआ है, जो प्रोटोजोआ है उसमें जो ये फ्लैजेला पाया रहेगा ये इसको मूवमेंट के लिए या फिर जो है ये फूड यहाँ पे अगर है तो फूड को कैप्चर करने के लिए ये ऐसे करके कैप्चर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, यूज करता है। दे आर आल्सो यूज्ड एज ए सेंस ऑर्गन। ये सेंस ऑर्गन के तौर पे भी कर सकते हैं। द बॉडी ऑफ फ्लैजलेट्स हैज ए डेफिनेटली लॉन्ग ओवल और स्फेरिकल फॉर्म। लॉन्ग भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है और स्फेरिकल फॉर्म भी हो सकती है। डेफिनेट लॉन्ग में ये तो लॉन्ग हो गई, ठीक है। ओवल यानी कि ये इस तरीके से ये अंडाकार हो गई, ठीक है। और ओवल यानी कि ये सर्कुलर हो गई, ठीक है। इस तरीके से इनके फॉर्म पाए जाते हैं और ये मेंटेन रहते हैं एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन कवर पे। यानी कि फ्लेक्सिबल जो मेम्ब्रेन होती है फ्लेक्सिबल मीन्स लचीली, यानी कि इधर उधर आराम से अपना शेप को जो है चेंज कर सकते हैं ये। Phanerogammy parasite are flowering plants or seed plants which lead a parasitic life on other living plants. Phanerogammy parasite जो होते हैं मोस्टली जो है चार प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का क्लासिफिकेशन किया जाता है, स्टेम पैरासाइट और रूट पैरासाइट। स्टेम पैरासाइट को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, टोटल स्टेम पैरासाइट और सेमी स्टेम पैरासाइट। रूट को दो भागों में या क्लासिफाई किया जाता है, सेमी रूट पैरासाइट या होल रूट पैरासाइट, ठीक है। They parasitize a great number of economic plants that, and cause considerable loss in yield. The phanerogammic parasite have invaded stem or root of the host plant. ठीक है, ये स्टेम पे या रूट पर ही पाए जाते हैं। सम ऑफ these parasite possess chlorophyll which manufacture carbohydrate to a limited extent and depend on the host of mineral salt and water. कुछ ये पैरासाइट्स होते हैं, ये अपना जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और अपना जो है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और कुछ कम ही मात्रा में डिपेंड करते हैं दूसरे मटेरियल, दूसरे प्लांट के मटेरियल पे, जैसे कि मिनरल्स है, साल्ट है, वाटर है, इसके अलावा जो है दीज आर जनरली कॉल्ड एज ए सेमी और पार्शियल पैरासाइट। सम ऑफ द पैरासाइट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ पैरासाइट में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वो टोटली पैरासाइट रहते हैं, डिपेंड पैरासाइट रहते हैं, डिपेंड इंटायरली ऑन होस्ट प्लांट ऑफ देयर फूड मटेरियल। दे आर कॉल्ड होलो और टोटल पैरासाइट। जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वो टोटल पैरासाइट या होलो पैरासाइट कहलाते हैं। नियरली 2500 स्पीसीज ऑफ phanerogammic parasite in 11 families have been recorded through the world। ठीक है, इसमें ओरोवेंकी है, एलोरेंथेसी है, कॉन्वोलुलेसी है, लोरेसी है, आर इम्पोर्टेंट इसमें कुछ जो है फैमिलीज हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, इनका जो है मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा 2-4-5 मिनट का। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज,
There are thousands of diseases which attack crop plants. Classification can be made based on several criteria. The various ways of classifying disease of plant are given below. Okay? सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है कि कोई भी जो डिजीज है या कोई भी कॉजिंग एजेंट है वो इन्फेक्शन कैसे करता है। ठीक है, इन्फेक्शन करने का उसका तरीका क्या है। सबसे पहले तो लोकलाइज्ड जो डिजीज है, दीज डिजीज आर लिमिटेड टू ए डेफिनेट एरिया ऑन एन ऑर्गन और पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसे लीफ स्पॉट हो गया, एंथ्रेक्नोज काज्ड बाय डिफरेंट फंजाई। लीफ स्पॉट है, ये स्पेसिफिक एक एरिया पे अपना स्पॉट छोड़ता है। जैसे लीफ स्पॉट है, लीफ पे ही स्पॉट बनाएगा। ठीक है। सिस्टमिक डिजीज होता है, इन दिस डिजीज आर पैथोजन स्प्रेड फ्रॉम ए सिंगल इन्फेक्शन पॉइंट सो एज टू इन्फेक्ट ऑल और मोस्ट ऑफ द होस्ट टिश्यूज। लीफ स्पॉट में ये लीफ को ही कॉज करता है, लेकिन सिस्टमिक डिजीज क्या होता है कि अगर एक जगह से पेनिट्रेट करेगा तो पूरे ही सिस्टम में फैल जाएगा। जैसे बहुत से डाउनी मिल्ड्यू है। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू जो ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा है वो एक डाउनी मिल्ड्यू है। ठीक है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा है वो एक सिस्टमिक डिजीज है और वो एक जगह से पेनिट्रेट होता है तो पूरे ही प्लांट में आप उसको देख सकते हैं फ्लोरिंग टाइप का हो जाता है उसके। टाइप ऑफ परपिचुएशन या स्प्रेड। सॉइल बॉर्न डिजीज वे डिजीज जो जिसके कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं वो सॉइल में रहते हैं। जैसे पिथियम हो गया और राइजोक्टोनिया हो गया। ठीक है, राइजोक्टोनिया जो रूट रॉट सबसे ज़्यादा जो रूट रॉट कॉज करता है वो राइजोक्टोनिया के द्वारा होता है। और जो एक स्टेम रॉट कॉज करता है, जो सरफेस रहता है, अर्थ सरफेस रहता है या सॉइल सरफेस रहता है उसके नियर बाई रोटिंग करने लगता है, उसको डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। ज़्यादातर नर्सरी में कॉज करता है, वो पिथियम के द्वारा होता है। सीड बॉर्न डिजीज ऐसे डिजीजेज के एजेंट जो सीड में ही बने रहते हैं, उनको जो है सीड बॉर्न डिजीज कहा जाता है। जैसे सीड बॉर्न डिजीज को दो प्रकार से क्लासीफाई किया गया है, इंटरनल सीड बॉर्न डिजीज और एक्सटर्नल सीड बॉर्न डिजीज। ठीक है, सीड और सीड मटेरियल हेल्प इन द परपिचुएशन एंड स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। द डिजीज कॉजिंग एजेंट में बी इंटरनली सीड बॉर्न और एक्सटर्नली सीड बॉर्न। जैसे लूज स्मट ऑफ व्हीट काज्ड बाय एस्टेलेगो न्यूराटिड्साई, इंटरनली सीड बोर्न है, इसका एम्ब्रियो में इसका ये कॉजिंग एजेंट या फिर जो फंगस रहता है। एंड ब्लास्ट ऑफ राइस कॉज्ड बाय पायरिकुलेरिया ओराजी, एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज है। ईयरबोर्न डिजीज क्या होते हैं, ऐसे डिजीज जिनका जो है स्पोर हवा में रहता है। जैसे बहुत से रस्ट हैं। ठीक है, रस्ट जो है एक ईयरबोर्न डिजीज भी है और सीड बोर्न डिजीज भी है। इन दिस टाइप ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट आर स्प्रेड बाई विंड या एयर। ईयरली लीफ स्पॉट जो रहता है वो एयरबोर्न डिजीज है, या लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंड नट कॉज्ड बाय सर्कोस्पोरा रेस्टिकोला एंड पहले तो इसका नाम सर्कोस्पोरा परसोनाटा, यहाँ पे फेजियो एसेरियोपिसिस परसोनाटा रिस्पेक्टिवली दिया गया है। ठीक है, इसको सर्कोस्पोरा परसोनाटा भी कहा जाता है। एक्सटेंट ऑफ ऑकुरेंस एंड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे जो है इनको डिजीज को क्लासिफिकेशन किया गया है। हमेशा ही ये पॉइंट पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि जो है एंडेमिक डिजीज है या एपिडेमिक है या जो है कह सकते हैं ये स्पोरेडिक डिजीज है या पेंडेमिक डिजीज है। अभी आप देख सकते हैं कि जो एक कोविड-19 जो था वायरस डिजीज था वो एक पेंडेमिक रूप में जो है पेंडेमिक रूप में फैला था। और अभी ये मंकी पॉक्स प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, वो भी अभी पेंडेमिक घोषित किया गया है। ठीक है, एंडेमिक डिजीज क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज ए इनफाइटोटिक डिजीज व्हेन ए डिजीज इज मोर और लेस कॉन्स्टिट्यूशनली अकोरिंग year after year in a moderate or severe form in a country or locality, then it is called an endemic disease। एंडेमिक और पेंडेमिक दोनों एक ही तरीके से डिजीज हैं, लेकिन पेंडेमिक जो होता है ऑल ओवर वर्ल्ड फैलता है और एंडेमिक जो होता है वो एक कंट्री में एक लोकल एरिया में फैलता है। ठीक है, जैसे वार डिजीज ऑफ पोटैटो काज्ड बाय सिंक्रेटियम इंडोबायोटिकम इज एंडेमिक इन दार्जिलिंग। ये दार्जिलिंग की स्पेसिफिक एरिया कंट्री की दी हुई है इंडिया की, उसमें पहला था यहाँ पे ये, तो ये एंडेमिक डिजीज हो गया। अगर यही ऑल ओवर वर्ल्ड फैल जाता तब ये पेंडेमिक में आ जाता। सिट्रस कैंकर काज्ड बाय ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्टिस पीवी सिट्री पैथोबर पैथोबर इन सिट्री, एंडेमिक इन एशिया एंड सोरगम रस्ट काज्ड बाय पक्सिनिया परप्यूरिया इज एंडेमिक इन इंडिया। ठीक है, एपिडेमिक और एपिफाइटोटिक क्या डिजीज है। एन एपिडेमिक और एपिफाइटोटिक रिफर्स टू सडन आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज periodically over a widespread area in a devastatingly severe form from causing extensive losses or complete destruction। एपिडेमिक क्या होता है कि एक लोकल एरिया पे जो डिजीज फैल रहा है वो एकदम से पीरियडिकली, जैसे कि एक जिले में हुआ, ठीक है, फिर दो जिले छोड़ के चौथे जिले में हो गया, इस तरीके से पीरियडिकली फॉर्म में ये फैलता है, पीरियड पीरियड में आता है। ठीक है, जैसे अभी अभी उभरा
4 दिन के लिए फील्ड में आया, ठीक है। इसके बाद मैंने देखा कि अभी कुछ और जो दूरी पे फसल लगी हुई है, 1-2 किलोमीटर है, 10-20, 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर दूरी पे, इस प्रकार ये पीरियडिकली फॉर्म में ये आता रहता है। This is because of the occurrence of favorable environment responsible for the rapid development of the disease। इसमें environment काफ़ी अच्छा फैक्टर है फैलाने के लिए। environment अगर अच्छा है तो ये बहुत ही जल्दी इधर से उधर फैल जाता है। But the pathogen may be irregular in appearance of there may be lack of sufficient inoculum to cause the disease। जैसे बीट का स्टेम रस्ट हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो गया और शुगर केन रेड रॉट हो गया। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन हो गया, राइस का ब्लास्ट हो गया। स्पोरिक डिजीज, इसको स्पोरिक डिजीज को इसको जो है क्षेत्रीय डिजीज भी शायद बोलते हैं, ठीक है। स्पोरिक डिजीज आर दोज विच अकर एट इरेगुलर इंटरवल ओवर लिमिटेड एरिया और लोकेशन। इसमें क्या है, ये स्पोरोडिक डिजीज जो है एक ये इरेगुलर इंटरवल में आता है। जैसे कि कुछ यहाँ पे दिख रहा है एक फील्ड में, कुछ एरिया एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मीटर में फैल रहा है, या फिर दूसरी जगह 100 स्क्वायर मीटर फैल रहा है उसी फील्ड में, ठीक है। इस तरीके से ये एक ही फील्ड में छिटपुट अवस्था में दिखाई देता है। यहाँ पे दिख रहा है, फिर दूसरे खेत में दूसरी जगह दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो डिजीज है पूरे फील्ड को कवर कर लेगा, पूरे फील्ड को कवर नहीं करता है। कुछ स्पेसिफिक स्थान पे ये फैलता है और फिर दूसरी जगह इसी तरीके से अपीयर होता है। जैसे फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ कॉटन का हो गया, ठीक है। ग्रेन स्मट ऑफ सोरगन हो गया, वीट का लूज स्मट हो गया, ठीक है। पेंडेमिक डिजीज क्या होता है, ए डिजीज इज सेड टू पेंडेमिक व्हेन इट इज प्रिवलेंट थ्रू आउट द कंट्री, कंटिनेंट और वर्ल्ड। जैसा कि देखो मैंने बताया कि ये पेंडेमिक जो होता है पूरी कंट्री के अलावा जो है एक कंटिनेंट पे फैल सकता है या पूरे वर्ल्ड में फैल सकता है। इसको मास मोर्टेलिटी जो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड व्हीट स्टेम रस्ट जो है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आयरलैंड में फैला हुआ था, ठीक है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा वहाँ पे बहुत से मिलियंस लोग मारे गए और कम से कम 1 से 2 बिलियन लोग माइग्रेट कर गए इधर से उधर। तो ये पेंडेमिक डिजीज हो गया। कोविड-19 एक पेंडेमिक डिजीज है। मंकी पॉक्स अभी चल रहा है वर्तमान समय में, वो भी एक पेंडेमिक डिजीज है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनाकुलम, इनाकुलम का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है, जो इनाकुलम स्पोर्स रहते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनाकुलम डिजीज आर क्लासिफाइड एज सिंपल इंटरेस्ट डिजीज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज। सिंपल इंटरेस्ट डिजीज क्या होता है, इसको मोनोसाइक्लिक एपिडेमिक्स भी बोलते हैं। द डिजीज इंक्रीज इज जस्ट लाइक सिंपल इंटरेस्ट इन मनी। जैसे मैंने किसी को रुपए उधार दिए 10% के साधारण ब्याज पे, 100 रुपए दिए तो फिर वो 10 रुपए हुए, फिर 200 के 10 रुपए, इस तरीके से जुड़ता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमारा 100 का 110 हुआ, फिर 110 का इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा, फिर वो 200 हो गया, फिर 200 का इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। ये कंपाउंड में रहता है। सिंपल में 100 का ही जो है इंटरेस्ट लगेगा, जो हमारा मूलधन है उसी पे इंटरेस्ट लगेगा, जो उसके कम इंटरेस्ट और प्लस मूलधन को जोड़ के जो इंटरेस्ट लगता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है। तो यानी कि ये धीरे धीरे फैलता है, ये इस प्रकार का जो है डिजीज है। ये इनाकुलम जो होते हैं धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हियर इनाकुलम कम्स फ्रॉम ए रिजर्वायर एंड हेंस अमाउंट ऑफ इनाकुलम फॉर ए गिवन सीजन क्रॉप इज फिक्स्ड, सो देयर इज नो रिपीटिशन ऑफ डिजीज साइकिल विद इन द क्रॉप सीजन। यानी कि इनका जो एक क्रॉप सीजन में सिर्फ एक ही लाइफ साइकिल पाई जाती है, ठीक है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज है उनका एक क्रॉप सीजन में बहुत सारी जो है लाइफ साइकिल भी पाई जाती हैं। जैसे सॉइल इनहिबिटिक पैथोजन लाइक पिथियम, राइजोक्टोनिया और स्क्लेरोटियम। इन कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज पॉलीसाइक्लिक एपिडेमिक्स के नाम से जाना जाता है। द डिजीज इंक्रीज इज जस्ट लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट इन मनी, इनाकुलम इज मल्टीप्लाइड सेवरल टाइम एवरी 7 to 15 days फॉर wheat rust during crop growth in a season, so the disease spread will be fast. Wheat stem rust, rice blast, powdery mildew, disease of different crop। ये जो डिजीज होते हैं वो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है इनाकुलम का बहुत ही फास्ट होता है, और एक लाइफ साइकिल जो होती है वो बहुत ही कम समय में 6-7 दिनों में ही कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड लेक्चर जो है तीसरा लेक्चर जो रहेगा आपका, सेकंड लेक्चर खत्म हो गया, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई रहेगा, ठीक है। इसको लेक्चर को अगले वीडियो में करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाली वीडियो के लिए प्रेस आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा आइकन को।
और जो भी आपके साथ छात्र स्टडी कर रहे हैं उनके साथ भी ये शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो उनको भी समय पे मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।